ओके। सो प्यारे बच्चों, आज की कहानी कुछ ऐसी है कि हमने जो है ना थोड़ी खलाओं फिजाओं की सैर करनी है। सही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना वो स्पेस फिजिक्स में चले जाएं और स्पेस से थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के आ जाएं। अच्छा, अब तुम्हें ये बात तो पता है कि भैया स्पेस फिजिक्स जो है वो भी ताज़ा ताज़ा ऐड हुआ है। सही है, मतलब लाइक 2000 2022 में ऐड हुआ है। सही है, 22 में ऐड हुआ है। सही है। सो तुम्हें ऐसे इतने ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट मैं इंशाल्लाह तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखा दूंगा। सही है, बल्कि मेरे पास सच खासे हैंगे। सही है। तो ओके जी, आ जाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेस फिजिक्स। सही है। आसान आसान सी चीज़ें पढ़ते हैं और इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। यहाँ पे हमारे पास ये है। ओके एंड ओके, फाइन 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 फाइन। चलो, इसको अगर मैं थोड़ा सा सेटिंग पे ले आऊँ। चलो, हो गया ये। और ओके। सो बच्चों, सीन ऐसा है कि स्पेस फिजिक्स में ना हमारे पास स्पेस फिजिक्स में हमारे पास जो है ना वो कुछ टॉपिक्स हैं। सही है। हमने हमने अर्थ से स्टार्ट करना। ओके, हम अर्थ से स्टार्ट करेंगे। सही है, और फिर हम जो है ना बाहर निकलते जाएंगे। सही है। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ। सही है। और फिर अर्थ के बाद जो है वो हम चले जाएंगे सोलर सिस्टम में। सही है, सोलर सिस्टम में। ओके। अच्छा जी, सोलर सिस्टम से फिर सोलर सिस्टम में हम प्लैनेट्स वगैरह देखेंगे, सैटेलाइट्स वगैरह देखेंगे। जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे हम देख लेंगे। सही। एंड फिर उसके बाद जो है सोलर सिस्टम के बाद, सोलर सिस्टम छोटा है तो हम वहाँ से निकल के फिर यूनिवर्स में आ जाएंगे। यूनिवर्स, ओके। तो फिर हम यूनिवर्स को देखेंगे कि भाई यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ है। सही है। फिर इन सब चीज़ों को समझने के बाद, सही है, और हमने ना एंड में बिल्कुल कुछ चीज़ें देखनी है कि मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इनसाइड द यूनिवर्स। राइट, हमने ये चीज़ें देखनी है। सही है। यानी ये तीन चीज़ें तो हमने मेनली देखनी है। राइट, लाइक हमने सबसे पहले अर्थ को स्टडी करना है, फिर उसके बाद सोलर सिस्टम है, फिर यूनिवर्स है। राइट। तो पहले तो इनकी नेचर है, एंड फिर उसके बाद एंड देयर मोशन। देयर मोशन। सही है। सो ये हमने चार चीज़ें इस चैप्टर के अंदर देखनी है। सही हो गया। आज भाई अर्थ से स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि अगर तुम अर्थ को देखोगे तुम्हें अर्थ इस तरह से दिखनी चाहिए। सही है। उसको नीचे कर दे। तुम्हें अर्थ जो है वो इस तरह से दिखनी चाहिए, मतलब अगर तुम लाइक नॉर्मली अर्थ को देखोगे। सही है, यानी पिक्चर में शायद में भी तुमने देखा हुआ हो। सही है। लेकिन अगर तुम अर्थ को देखो, सो हम जो है वो अर्थ के इस साइड पे रह रहे हैं, ऊपर ऊपर वाली तरफ से रह रहे हैं, सरफेस पे रह रहे हैं। राइट। और अगर तुम अर्थ को लाइक इस तरह से काट दो तो तुम्हारे पास जो है ना अर्थ का क्रस्ट तुम्हें मिलेगा। फिर तुम्हारे पास जो है ना, मतलब तुम्हें अंदर जैसे जैसे जाते रहोगे कोर वगैरह मिलेगी, इनर कोर मिलेगी, और फिर तुम्हारे पास बिल्कुल जो है ना सेंटर में तुम्हारे पास जो है ना वो वेरी हॉट इनर कोर है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सही है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना चार्ज पार्टिकल है। सही है। तो खैर, हमारा इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, बस सिर्फ तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अर्थ के इनसाइड किस किस तरह से जो है ना इनर कोर है, आउटर कोर है, और फिर मेटल्स हैं, गैस है, और इसी तरह से जो है ना ऑयल वगैरह सब चीज़ें, और फिर उसके बाद क्रस्ट आती है। सही, क्रस्ट पे मिनरल्स वगैरह हमारे पास है, फिर उसके बाद जो है वो सरफेस है, एंड सरफेस पे जो है ना वो हम सारे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। सही है। सो हम क्या कह रहे होते हैं कि भाई वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके। सही हो गया। ये एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया हम जो है ना वो अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं, इनसाइड नहीं रह रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे मिसकॉन्सेप्शन मत बना लेना। सही है कि हम अर्थ के अंदर रह रहे हैं। यानी अर्थ के अंदर रहने से मतलब ये कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं, यानी बादल हमारे ऊपर है। सही है, फिर ज़मीन हमारे नीचे है, फिर ज़मीन के अंदर हम नहीं रह रहे, ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं। राइट, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब, चलो आ जाओ। सही, यानी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें बादल ना इधर 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 कहीं भी इस तरह से मिलेंगे बादल। सही, ये इस तरह का हिसाब किताब है। अच्छा जी, चलते हैं आगे चलते हैं। अब अगर हम अर्थ को देखें तो चूंकि अर्थ
एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है, राइट, सोलर सिस्टम के अंदर। सही, और ऑल्दो इससे भी कई कई ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, बट अर्थ इज़ वन ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट। सो उसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट, या अर्थ की ग्रेविटी है, राइट। सो रूल रूल ये है कि एनी ऑब्जेक्ट that has the mass possesses the gravitational field, राइट। तुम्हारा मास है, तुम्हारी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट। मेरा मास है, मेरी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट। दुनिया में कोई भी इंसान है, कोई भी चीज़ है, उसका कोई ना कोई ग्रेविटेशनल, उसकी कोई ना कोई जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ओके। लेकिन जिसका जितना ज़्यादा मास होगा, उसकी उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होने वाली है, सही। अब अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, ओके। लाइक अर्थ का मास हमारे पास होता है वो 6 एक्सपोनेंट 24 है, राइट। मतलब 6 के आगे तुम जो है ना वो 24 जीरो लगा दो, 24 जीरो लगा दो, राइट। तो दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, ओके। सो ये जो हमारे पास, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द वैल्यू, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि जो है ना एक तुम सॉर्ट ऑफ इमेजिन कर सको। मास ऑफ द अर्थ, सही। सो मास ऑफ द अर्थ जो है दैट इज 6.0 या 5.98 कह रहे थे, बट 6.0 लेते हैं, exponent 24 kg, right? And due to that massive mass, Earth produces or creates a magnetic field around it, जो कि 9.81 की है, right? So due to that mass, Earth causes the weight. Okay. So Earth causes the um, gravitational field around it. Okay. अच्छा जी, अब हमने बात कर दी कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड तो बना देती है, बट ये ग्रेविटेशनल फील्ड किस बला को कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या क्या मतलब होता है, या क्या मकसद है, ये क्या कर रही होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमें दिखेगी कैसे, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड क्या होती है, ये हमने सबसे पहले समझना है, सही है। तो उसके लिए वी कैन कंसिडर दिस पिक्चर। सही, इसको दोबारा से ले आते हैं नीचे, कॉपी एंड पेस्ट, सही है। अच्छा जी, तुम अगर इस पिक्चर पे गौर करो, ये चलो सेंटर में रखते हैं। तुम अगर इस पिक्चर पे गौर करो तो तुम्हारे पास जो है ना इन्होंने अर्थ बनाई हुई है एक, सही है। और अर्थ, ड्यू टू द मास ऑफ द अर्थ, इन्होंने जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आपको दिखाई हुई है अराउंड द अर्थ, ओके। एंड इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई हुई है कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो है वो रेडियल हैं, सही है। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, सही है। एंड ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस जो है वो टुवर्ड द सेंटर, कुछ इन्होंने जो है ना प्रॉपर्टीज आपको मेंशन की हुई है, सही है। अच्छा, ग्रेविटी या मास की वजह से जो है ना अट्रैक्शन होती है, राइट। सो दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन विल ऑलवेज बी इनवर्ड, राइट, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट या टुवर्ड द सेंटर ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, ओके। पहली बात हो गई, सही है। सो ग्रेविटेशन फील्ड लाइन जो है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द एवरी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हम डिफाइन कर दें ग्रेविटेशनल फील्ड को या ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाएगी, सही है। कर लेते हैं आज। सो हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। सो ग्रेविटेशनल फील्ड में हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है इट इज बेसिकली द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द मास
experiences an attractive force, right? This will always be the attractive force, right? कभी भी repulsive नहीं हो सकती है, okay? So always be attractive force, right? अच्छा, चूंकि हमने कहा है कि gravitational field है, field, right? So that is why we have to mention कि field is supposed to be a region in a space or a region of the space, right? Where the mass experiences the gravitational or experiences an attractive force, right? अच्छा जी, अगर तो जस्ट ग्रेविटेशनल अच्छा, अगर तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते फिर क्या होता? थोड़ी सी डेफिनेशन के अंदर चेंज होती है, उसको भी मैं बता देता हूँ, सही है? अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर तुमसे कही हुई है, राइट? सो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ उन्होंने स्ट्रेंथ भी लगाया हुआ है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, सही है? ओहो, सही है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सही है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में ना हम ये लिखते हैं कि भाई इट इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट mass, okay, or the gravitational force per unit mass, okay? अच्छा, चलो इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ग्रेविटेशन लगा देते हैं ताकि सेंस बन जाए थोड़ा सा अच्छे से। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ओके, एंड दिस इज what the gravity, the g, the 9.81 is, okay? So gravitational field strength की अगर तुम बात करो, so तुम्हारे पास जो है अगर तुम इसका यूनिट लोगे, so यूनिट तुम्हारे पास क्या आएगा? तुम कह रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, राइट? सो उस हिसाब से यूनिट क्या बनना चाहिए? कोई बता सकता है? एनीबडी गेस, एनीबडी कैन गेस? यस, अगर तुम डेफिनेशन को देखते हुए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को देखते हुए इसका यूनिट गेस करो तो क्या होगा? न्यूटन पर केजी। अरे यार, हैवी हो गया। न्यूटन पर केजी, परफेक्ट, सही, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स इज इन न्यूटन, एंड पर यूनिट मास, तो मास इज इन केजी, राइट? And this gravitational field strength or gravity also has one more unit and that is meter per second square, right? तुम कोई भी कोट कर सकते हो, आंसर के अंदर दोनों एक्सेप्टेबल है, ओके? खैर, तो ये यूनिट है। तुम्हारे ख्याल में स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? एनीबॉडी? वेक्टर। और वेक्टर, वेक्टर। वेक्टर, वेरी गुड, वेरी गुड। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सही है, वेक्टर क्वांटिटी, सही है। अच्छा जी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन मैटर करती है, सही। अब तुम्हें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी उसकी? अगर अगर तो भाई ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये ग्रेविटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, देन तुम कैसे पता चलाओगे? अच्छा, बाय द वे इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी वाला, सही। ऑल तुम्हें याद होगा, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही। ये होती है, सही है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, ये रिलेट होता है फार्मूला, राइट? तुम जी को सब्जेक्ट बना लो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और जी को सब्जेक्ट बना लो, डब्ल्यू ओवर मास हो जाएगा वो, सही। और W is the gravitational field strength, सॉरी, W is the gravitational force और weight, दोनों कहते हो उसको, ओके? कंफ्यूज मत करना प्लीज इसको, बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि वेट है या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों एक ही नाम होते हैं, ओके? ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, या फिर तुम इसको वेट भी कह सकते हो, ओके? स्पेस फिजिक्स के चैप्टर में ना मे बी वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्ड इस्तेमाल कर ले, राइट? तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो वेट निकलवाने का बोल रहा होगा, ओके? अच्छा जी, सो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? सही है। सो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं, राइट? डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं, ओके? सो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ओके, shows
और show the direction of the force on the mass. ओके, सो फील्ड लाइन का काम क्या हो गया? फील्ड लाइन जो है वो तुम्हारे मास को एक डायरेक्शन दिखा रही है, राइट? मतलब तुम उस मास ने किधर अट्रैक्ट होना है, उस मास को कैसे पता चलेगा, राइट? तो ये जो है ना ग्रेविटेशन फील्ड, वो उसको एक डायरेक्शन बता रही होगी कि भाई इस डायरेक्शन में आपने अट्रैक्ट होना है, सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ, ये जिस पिक्चर को मैं बार बार नीचे लेके जा रहा हूँ, ये पिक्चर आ जाएगी अब, सही है। सो ये तुम्हारे पास एक एक तुम्हारे पास प्लेनेट बना के दिया हुआ है, अर्थ तुम्हें दिख रहा है, सही है। और इसको जो है ना इन्होंने जो है ना फील्ड लाइंस इसके अराउंड इन्होंने बनाई बनाई हुई है, सही है। तुम्हें भी अगर पेपर में आता है, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, ओके। अच्छा, फील्ड लाइन की ना कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, सही है। फील्ड लाइंस की एक तो उन्होंने टूवर्ड द सेंटर ऑफ द मास, राइट। अच्छा, फील्ड लाइन हम कह रहे होते हैं कि भाई फील्ड लाइंस जो है ना वो इमेजिनरी होती है, ओके। फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, ओके। सो imaginary, right? Which mean you cannot sense it, you cannot feel, you cannot touch it. Basically, you cannot see, look it, you cannot taste it or something, right? तो आप ये सब चीजें कुछ नहीं कर सकते हो, but yes, you can feel the effect or you can feel the presence of the magnetic field or gravitational field lines around you, okay? कि अगर तुम कोई भी चीज़ ड्रॉप करोगे, तो वो चीज़ जो है तुम्हारे उसकी तरफ आ रही होगी, राइट? वो तुम्हारे अर्थ की तरफ या तुम्हारे उस ऑब्जेक्ट की तरफ जो कि जिसका मास बहुत ज़्यादा है, उसकी तरफ आ रही होगी, राइट? तो ये हो गई। अच्छा जनाब, अब याद रखना, उसने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस रेडियल फील्ड लाइंस, ओके। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन रेडियल, अच्छा बाय द वे तुम्हें रेडियल का पता होना चाहिए कि रेडियल वो फील्ड लाइन होती है, या रेडियल किसी भी लाइन की वो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो लाइन जो है ना एक सर्किल के सेंटर से पास हो और सरकमफेरेंस को कट करे, राइट? उसको हम रेडियल कहते हैं या रेडियस कहते हैं, तुमने तुमने देखा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि रेडियस सेंटर से पास होके सरकमफेरेंस पे टच होता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके। सो रेडियल या रेडियस का मतलब ये है कि रेडियल नेचर को तुम इस तरह से लिख सकते हो। रेडियल का मतलब होता है वी हैव लाइन passing through the center of the circle and meet at the circumference, circumference, ओके। सो तो वो हमेशा क्या बनाएगी? वो हमेशा 90 डिग्री की फील लाइन बनाएगी, राइट? या वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, राइट? और तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म है? वो इसके बीच का डिस्टेंस तुम्हें बता रहा है, ये सेपरेशन, ओके। सो बी केयरफुल। तुमने जब भी कोई तुमसे पूछेगा ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्या है, किस तरह की है, तो वो आप कहोगे कि नॉन यूनिफॉर्म है, सही है। और अच्छा, बेसिकली ना यूनिफॉर्म भी होती है कि नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, सही है। हम इसको इस तरह से कहते हैं कि भाई ओके, हम ये कहते हैं कि भाई, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, सही है। वो आपके पास जो है यूनिफॉर्म भी होंगी और वो आपको नॉन यूनिफॉर्म भी दिख रही होंगी, ओके। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, राइट। अच्छा, यूनिफॉर्म आपको कहाँ पे दिखेंगी भाई? यूनिफॉर्म आपको देखेंगे नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ओके। नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ओके। मतलब हम जो जमीन पे रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें
यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन दिखेगी, सही है। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होगी तो अगर आप उसको ड्रॉ करोगे तो वो आपको मतलब वो आपको ड्रॉ किस तरह से होंगी, वो बेसिकली आपको जो है ना आप उसमें कहोगे कि भाई सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस विल बी कांस्टेंट, राइट। क्योंकि देखो सेपरेशन तुम्हें क्या बता रहा है कि फील्ड लाइन वेरी हो रही है नहीं हो रही है। अगर तुम कह रहे हो कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है तो सेपरेशन तो वेरी नहीं होनी चाहिए, राइट। क्या मतलब होता है मैं तुम्हें बता दूं, उसको बना के भी दिखा देता हूँ, सही है। अच्छा जी। और ये जो है तुम्हें जो है ना नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ फिर एक फिक्स वैल्यू देगी विच इज 9.81, राइट। तो जी की वैल्यू 9.81, राइट। ये 9.81 हर जगह पे नहीं है, एवरीवेयर नहीं है। ये 9.81 ओनली नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है, राइट। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक के लिए, राइट। मतलब फ्यू फ्यू टेंस ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम द हाइट ये ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है, ओके। लेकिन उसके बाद ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, फिर ये चेंज होने लगती है, ओके। सो यानी तुम ऐसा समझ लो कि भाई तुम बुर्ज खलीफा पे खड़े हो, वहां से तुमने छलांग मार दी, ऐसे ही तुम चिल कर रहे थे, तुमने कहा चलो छलांग भी मार के देख लेते हैं कि नीचे गिरते हैं तो क्या होता है, सही। तुमने पैराशूट लगा रखा था बाय द वे, ओके। तो तुमने लगा दी, छलांग लगा दी, सही। अब तुम्हें ग्रेविटी 9.81 ही फील होगी, जबकि द हाइट ऑफ द बुर्ज खलीफा इज लाइक 827 meters, I think it's less than a kilometers, right, a kilometer. So basically 1 किलोमीटर बुर्ज खलीफा वो 1 किलोमीटर भी आसमान को टच कर रहा है, सही है। बट यानी बादलों को टच कर रहा है। बट जो अगर तुम जो है ना लेट से 10 किलोमीटर तक जाओगे, सो सम वॉट तुम्हारी वैल्यू ग्रेविटी की कोई पॉइंट्स के अंदर चेंज हो, 9.8 से 9.7 हो जाएगी। बट लेकिन जैसे ही तुम लाइक 100 किलोमीटर पे जाओगे देन इट चेंज ड्रास्टिकली, एंड 200 या 400 पे जाओगे तो यस इट चेंज ड्रास्टिकली, राइट। सो लेकिन यूनिफॉर्म होगी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर अस, इट विल ऑलवेज अपीयर टू बी 9.81, राइट। अच्छा जी। और जो नॉन यूनिफॉर्म है, अच्छा जो यूनिफॉर्म होगी वो तुम्हें फिर दिखेगी कैसे, वो तुम्हें ऐसे ऐसे दिख रही होगी कि तुम्हारे पास जो है ना ये प्लेनेट है, ये सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। थोड़ा सा करो मुझे बनाने। अरे यार बन ही नहीं रहा, चलो खैर छोड़ो। सो ये मेरे पास है ग्राउंड, सही है, यह सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ, सही हो गया। अच्छा जी। अब अगर तुम फील्ड लाइन देखोगे तो फील्ड लाइन जो तुम्हें फील होगी ना, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, सही है। फील्ड लाइन जो तुम्हें फील होगी वो तुम्हें इस तरह से फील होगी, यहाँ पे ये आ जाएगी आपके पास, ओके। सो सम व्हाट लाइक दिस, अच्छा ब्लैक से बना लेते हैं, सम व्हाट लाइक दिस, ओके। ये आपको फील्ड लाइन दिखेगी, ओके। तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास जो सेपरेशन है, फील्ड लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट है, राइट। मतलब देखने से तुम्हें आंखों आंखों देखे हाल ये तुम्हें लग रहा है कि इट इज नॉट चेंजिंग दैट मच, ओके। इट्स नॉट चेंजिंग दैट मच। कोशिश मैंने ये की है कि तुम्हें कांस्टेंट ही दिखना चाहिए, ओके। सो और ऑब्वियसली बात है, तुम्हें पता है कि फील्ड लाइन तो डाउनवर्ड होनी चाहिए, सो तुमने इसको डाउनवर्ड एरो भी दे दिया, ओके। ये तुम्हारे पास डाउनवर्ड एरो आ गया, सही। अच्छा, अब चूंकि ये सेपरेशन कांस्टेंट है इस वजह से नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ये फील लाइन कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। क्योंकि तुम अगर सरफेस अर्थ पे खड़े हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अर्थ गोल है, राइट। तुम्हें जमीन गोल नहीं लगती, तुम्हें जमीन स्ट्रेट लगती है, राइट। एंड दैट इज वाई तुम्हें ग्रेविटेशन फील लाइन भी स्ट्रेट अपीयर होंगी, राइट। तो सेपरेशन कांस्टेंट होगी तो उसकी वजह से आपके पास नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ 9.81 कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, राइट। और स्मॉल डिस्टेंसेस पे ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, राइट। ये बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे चेंज होगी, राइट। मतलब लाइक अबव 10 किलोमीटर्स तुम ये चेंज कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करूँ ना, तो मैं कर सकता हूँ 6 एक्सपोनेंट 24 विच इज, एक मिनट, 6 जी एम ना, सो 6.67 एक्सपोनेंट -11, सही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, सही है। एंड मैं जो हूँ
अर्थ का मास अगर रखूँ 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय जो रेडियस ऑफ द अर्थ है दैट इज 6.3 7 एक्सपोनेंट 6, ओके, प्लस अगर लेट से मैं अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर जा रहा हूँ तो मैं ऐड कर लेता हूँ 10 एक्सपोनेंट 3 एंड किलोमीटर आ गया, सही है, और मैंने जो है ना वो इसको कर दिया स्क्वायर, सही है, मैंने इसको कर दिया स्क्वायर। सो अगर मैं 10 किलोमीटर्स पे खड़ा हुआ हूँ, सो मुझे जो है 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जो है ना तुम ऐसे सोचो कि आपने 10 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक रखो, उतना ऊपर आप खड़े हो, राइट। सो इट बेयरली चेंजेस, राइट, मतलब बिल्कुल भी लाइक बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, सही है। सही है, सो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 9.799 आ रही है, राइट। द बेयरली चेंजेस, राइट, 9.81 से 9.9, अगर मैं 10 किलोमीटर पे खड़ा हूँ, सही है। और अगर लेट से मैं जो ना 100 किलोमीटर पे चले जाऊँ, राइट, सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ 9.52, ओके, विच हैज़ अ वेरी बिग डिफरेंस, ओके। सो 10 किलोमीटर पे बहुत कम है, 100 किलोमीटर पे बहुत ज़्यादा है, सही। तो खैर, ये जो है ना मैंने तुम्हें कुछ बातें बता दी, सही। सो यूनिफॉर्म नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, नॉन यूनिफॉर्म फार फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ओके। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई सॉरी, अच्छा जी, फार फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सही हो गया, एक बात हो गई। अच्छा जी, जब ऐसा होगा यानी जब तुम फार चले जाओगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा ये कि तुम्हारे पास जो सेपरेशन होगी ना बिटवीन द फील्ड लाइन, वो तुम्हें डिक्रीजिंग, जो तुम्हें इंक्रीजिंग लगने लगेंगे, राइट। सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइन इंक्रीजेस, राइट। अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा, विच डिक्रीज विच डिक्रीजेस द फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ, ओके, 9.81 से वैल्यू कम होने लगेगी, ओके। सही हो गया। एंड 9.81 से कम होने का मतलब ये होगा कि भाई वो जो ना जैसे मैंने तुम्हें करके दिखाया भी 9.7, 9.6, 9.5 एंड सो ऑन, वो कम होती जाएगी, राइट। और उस केस के अंदर ना फिर तुम्हें इस तरह से दिख रहा होगा, मतलब तुम्हारे पास जो केस होगा वो यूँ दिख रहा होगा, लाइक अगर तुम जो है ना सरफेस को कंसिडर करो, ये तुम्हारे पास आ गई, तो सेमी सर्कल हम बना देते हैं काम चलाने के लिए, सही हो गया। ओके, सही है। अच्छा, अब लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये सेमी सर्कुलर, मतलब मैं बहुत दूर, अगर मैं करीब से देखूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन दिखेगी, मैं बहुत दूर से देखूंगा तो मुझे कर्वेचर दिखेगा, ओके। ये याद रखना प्लीज, ओके, कि अर्थ को अगर तुम करीब से व्यू करोगे तो तुम्हें स्ट्रेट अर्थ का बिल्कुल फ्लैट सरफेस दिखेगा, ओके। बट इफ यू आर व्यूइंग द अर्थ फ्रॉम, लेट्स से तुम चांद पे चले गो, तुम चांद से अर्थ को अगर देखोगे ना, यू विल सी अ परफेक्ट स्फेरिकल थिंग और परफेक्ट स्फेयर, कि जो है ना वो हवा में घूम रहा होगा, राइट। बट यू कैन सी द रोटेशन क्लियरली, लेकिन आपको जो है परफेक्ट स्फीयर दिख रहा होगा, ओके, जिस तरह से तुम्हें चांद दिखता है, बाय द वे, राइट। अगर तुम चांद की सरफेस पे खड़े होगे चांद तुम्हें स्ट्रेट लगेगा, राइट, लेकिन तुम चांद को अर्थ से देख रहे हो तो तुम्हें चांद पूरा का पूरा गोल दिखाई दे रहा है, राइट। एंड सिमिलरली जो तुम्हारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होंगी, फील्ड लाइंस, दैट वुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये आपके पास होंगे, राइट, लाइक दिस, ओके, ये चीज़ हो गई। एंड ये तुम्हें जो है, मतलब देखो फील लाइन जो है ना वो ऐसा फील होता है कि वो जो है ना ओरिजिनेट होती है सेंटर से, राइट। तो ये ऑल्दो तुम ऑब्वियसली बात है अर्थ के अंदर तो सारा मटेरियल है, सो ये तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, बट वो फील लाइन जो है ना वो सेंटर की तरफ से आ रही होती है, राइट। सो टुवर्ड द सेंटर हमेशा तुमने एरो बनाना होगा, ये एरो प्लीज समझ लेना, सही है, तो ये तुम्हें आना चाहिए, सही हो गया। सो सारे एरोज जो है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ वो कर रहे होंगे, राइट। अच्छा जी, अब क्योंकि तुम्हारे पास जो है, अच्छा यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे हैं ये सारे के सारे 90 डिग्रीज बन रहे हैं, ओके।
ये सारे के सारे 90 डिग्री बन रहे हैं, ओके। क्योंकि क्योंकि तुमने कहा है कि रेडियल लाइन है, राइट। एंड ये जो सेपरेशन है, दिस इज द सेपरेशन, दिस इज द सेपरेशन, ओके। ये सेपरेशन है जो कि इंक्रीज हो रही है, सही, ये सेपरेशन है, सही। इस सेपरेशन की हमने बात की है, दिस इज द सेपरेशन, सही हो गया। अब ये सेपरेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से जो है तुम्हारे पास फील्ड लाइन, या जो तुम कह लो कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है 9.81, दैट इज डिक्रीजिंग, ओके फाइन, चलो। फ्री लाइन की हमने बात कर ली, बहुत लंबी कर ली है, सही है। अच्छा जी, यहाँ से वेट, अच्छा, अगर तुम वेट निकालना चाहो तो तुम्हें पता है कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ पे आसानी से पता होनी चाहिए, क्योंकि मास जो है वो तुम्हारे पे कॉन्सेंट्रेट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। वेट जो है वो तुम्हारे पे चेंज होगा, ग्रेविटी चेंज होगी प्लैनेट के हिसाब से, और वो तुम्हें पता चल गया। तुम बचपन में रट्टा लगा के आते हो कि ग्रेविटी चेंज होगी, एंड दिस इज द रीजन कि ग्रेविटी क्यों चेंज हो रही है। बिकॉज ग्रेविटी जो है वो रिलेटेड होती है, इन्वर्सली रिलेटेड होती है डिस्टेंस से, राइट। तुम अर्थ से जितना दूर चले जाओगे ग्रेविटी उतना वीक होने लगेगी, राइट। खैर, तो ये तो हमने बात कर ली अर्थ की इटसेल्फ, राइट, अर्थ की ग्रेविटी की, हम कहाँ रहते हैं और फील्ड लाइन किस तरह से वो हो रही है, वेरी कर रही है, सही है। मास वगैरह ये सब चीज़ें हमने देख ली, राइट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई अर्थ की मूवमेंट। अब हमने अर्थ को स्टेशन ये भी पढ़ लिया कि भाई अर्थ जो है वो स्टेशन इस तरह से, अंदर क्या है बाहर क्या है, और फील्ड लाइन किस किस तरह से, राइट। सो अब यहाँ से आगे बात आती है कि भाई मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ किस तरह से मूव कर रही है, राइट। एंड अब देखो दो चीज़ें यहाँ पे, सही है। हमारे पास है, अच्छा जी, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अच्छा जी, सो अब देखो सीन ये है, यहाँ पे ई एन आना चाहिए था, ओके। सो अर्थ की मूवमेंट दो तीन तरीकों से, सही है। और अच्छा, बेसिकली मुझे यहाँ पे ये भी बताना चाहिए था कि अर्थ इज एक्चुअली, चलो वो यहाँ पे बता देंगे, सही। सो हमारे पास अर्थ की मूवमेंट दो तरीके से होती है, सही है। अर्थ स्पिन्स, ओके, ओके। सो हम कहते हैं कि भाई अर्थ स्पिन्स, ओके, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, own axis, right? And Earth rotate. So Earth rotate around the sun. ओके, दीज आर द टू केसेस और टू पॉसिबिलिटीज, राइट। इसी तरह से जितने भी प्लैनेट हैं, अगर देखो अर्थ को अगर हम समझ रहे हैं ना, दिस मीन्स कि यही कॉन्सेप्ट सारे प्लैनेट के लिए भी अप्लाई होगा, ओके। सारे सैटेलाइट के लिए, अर्थ इज लाइक अ सैटेलाइट फॉर द मून, राइट। सो तो जितने भी तुम्हारे पास जो वो है, क्या बोलते हैं, जितने भी तुम्हारे पास तुम कह लो कि मूवमेंट है, जितने भी प्लैनेट की जो मूवमेंट है वो ये दो तरीके की है, दोनों हो रही होती है, राइट। स्पिन भी हो रहे होते हैं अबाउट इट, अबाउट देयर एक्सिस, और रोटेट भी कर रहे होते हैं सन के, राइट। और जितनी भी सैटेलाइट है वो सब इस तरह से करी होंगी, या दोनों में से कोई एक ना एक मोशन तो होगा। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अब वो स्पिन तो नहीं कर रही होती अपने एक्सिस पे, बट वो रोटेट जरूर कर रही होती है। हम चूंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने अर्थ के अराउंड ही लॉन्च कर रखी होती है, तो वो हमारे जो है ना वो अराउंड घूम रही होती है, सही है। सो वो रोटेट नहीं करी होती, स्पिन नहीं करी होती, वो जस्ट दे आर जस्ट ऑर्बिटिंग, ओके। तो ये हमारे पास है, सही है। अच्छा, अब स्पिनिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है और रोटेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो जो है ना वो हमें अब आप कह लो कि भाई अर्थ की एक अदद पिक्चर और अर्थ का एक्सेस और इक्वेटर वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, सही है। तो उसके लिए यार मेरे पास होनी चाहिए यार पिक्चर, पिक्चर क्यों नहीं है, एक मिनट, ज़रा देख सकते हैं हम अगर, एक मिनट, अर्थ एक्सेस, एक्सेस, अबे यार इन्होंने दी भी नहीं है, एक ही पिक्चर दी हुई बेकार सी, उसको मैं वो कर नहीं सकता हूँ। चलो 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 चलो, ओके ओके, एक जुगाड़ आ गई जहन में, मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट, क्रॉप कर सकते हैं हम इसको,
सही है, कर लेते हैं फिर आज। हाँ, क्या बात है यार, टाइट सीन हो गया तो है। डिलीट, इसका काम खत्म हो गया। अच्छा जी। अच्छा, अर्थ का अगर हम एक्सेस देखें, सो वो तेरी भाई साहब, इतना बड़ा नहीं चाहिए भाई, इतनी छोटी काफी है। ओके। सो अर्थ को अगर हम देखें, सो तुम्हें पता है कि भाई अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है, राइट। और 21 डिग्री या 22 डिग्री का टिल्ट है, राइट। सो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, सही है। तुम्हें आई थिंक यहाँ से दिख रहा होगा अर्थ का इक्वेटर, सही है। अर्थ का टिल्ट और अर्थ के जियोग्राफिक पोल्स, ओके। सो ये आपके पास जो है, ये जो एंगल तकरीबन आ रहा होता है आपके पास, मैं अगर इसको किसी से बनाऊँ कि विजिबल हो, ये वाला जो एंगल आ रहा होता है, सही है। ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 21 डिग्री से होता है, सही है। एंड ये आपके पास जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होता है, और वो नीचे वाला जियोग्राफिक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल, एंड ये आपके पास होता है साउथ पोल। साउथ पोल, सही है। अच्छा जी। तुम्हें तुम्हें इक्वेटर दिख रहा है, राइट। इक्वेटर बेसिकली एक लाइन होती है जो कि अर्थ को हॉरिजॉन्टली कट कर रही होती है, राइट। एंड इमेजिनरी लाइन, देखो एक्सिस क्या होता है। एक्सिस एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, जो कि अर्थ को वर्टिकली कट करती है, ओके। और जो इक्वेटर होता है वो हॉरिजॉन्टली कट करता है। सो ये दो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ओके। ये तुम्हारे पास एक्सिस, ओके, एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या है, और इक्वेटर ऑफ द अर्थ क्या है, सही है। इक्वेटर, सही है। सो एक्सिस के बारे में हम कहते हैं कि इट इज बेसिकली द imaginary line that cuts the earth vertically। vertically, पहली बात हो गई। और इक्वेटर तुम्हारे पास क्या होता है कि इट इज बेसिकली द इमेजिनरी लाइन। अच्छा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सही है। हमारे पास जो है ना वो इमेजिनरी लाइन होती है, सही है। इमेजिनरी लाइन, अबे यार, सो इमेजिनरी लाइन, सही है, दैट कट्स द अर्थ हॉरिजॉन्टली, सही है। यहाँ पे हमने चेंज करके इसको लगा देना है हॉरिजॉन्टली। सही हो गया, ये हमारे पास आ गया, दो चीज़ आ गई। चलो। Sir, बोलो बोलो। is it important to mention that the axis bisects the Earth at 21.5 degrees Celsius, 0.5 degree, सेल्सियस नहीं, अबे जस्ट डिग्री। not Celsius, sir, degrees. ओके ओके ओके। सो बेसिकली देखो, जो एक्सिस है वो, या जो लाइन है, एक्सिस की जो लाइन है वो तो आपके पास जस्ट आप कह लो कि वो तो परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, राइट। बट जो एक्सिस एक्चुअली जो पोल्स है ना, दैट इज बेसिकली टिल्टेड फ्रॉम द एक्सिस, ओके। तो एक्सिस जो है वो ग्राफ की तरह आप समझ लो कि ग्राफ का एक्स एक्सिस ले लो, सही है। एंड पोल आपको यूं फील होंगे, पोल ये फील होंगे, राइट। सो बिटवीन द एक्सिस एंड द पोल वो आपको जो है ना थोड़ा सा आपको वो दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं अपना एंगल 21 डिग्रीज का दिख रहा होगा, ओके। बट ऑल दो तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सही। सो ये बात हो गई। अच्छा। सो अब हमने कहा कि भाई अर्थ का एक स्पिन है, सही है। अर्थ जो है वो स्पिन कर रही होती है। अच्छा, बाय द वे, अर्थ की जो स्पिनिंग वेलोसिटी है उसको भी जरा हम देखते हैं। अच्छा, हम ये मानते हैं कि भाई अर्थ जो स्पिन कर रही है उसका कांस्टेंट स्पिनिंग मोशन है, ओके। एक्सेलरेटरी हम नहीं कह सकते, सही है। हम कहते हैं कि भाई कांस्टेंट स्पिन मोशन, सही है। और चूंकि वो बेसिकली जो है ना वो कांस्टेंट मोशन है, सो हम कहते हैं कि भाई स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और हम ये कह रहे थे कि भैया जो एक स्पिन है वो पूरा होने में आपको पता है कि 24 आवर लगते हैं, राइट। वन स्पिन रिक्वायर्ड 24 आवर्स, ओके। पहली बात हो गई। 24 आवर्स को अगर तुम मिनट में कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, सो 24 इंटू 3600, राइट। 3600, सो 8600 कुछ बनता है, ऐसा ही।
8,648,6,400। ओके, ये तुम्हारे पास सेकंड्स बन रहे, राइट। सो बेसिकली तुम्हारे पास मतलब कहने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर तुम्हारे पास लेट्स से ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ओके। अब जैसे ही अर्थ स्पिन हो रही है तो इसका मतलब है ये पॉइंट पहले यहाँ पे होगा, सही है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, 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 एंड वो पीछे से होके फिर वापसी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इस एक पॉइंट को पूरा घूमने में तुम्हें जो है वो 24 आवर्स लगने वाले हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस कवर होगा वो सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ कवर होगा, राइट। सो अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ निकाल लें, सही है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताओ भाई कोई। 2 pi r. 2 pi r। अरे यार, हैवी 2 पाई आर, ओके। सो सरकमफेरेंस अगर हम निकाल लें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ओके, अर्थ का रेडियस जो है वो हमारे पास है 6.37 एक्सपोनेंट 8, एक्सपोनेंट 6 मीटर्स, ओके। अच्छा, याद रखना कि ये जो एक कैलकुलेशन में परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ ये हर प्लैनेट और हर सैटेलाइट और हर तुम कह लो कि स्पिनिंग बॉडी वाली ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगी, ओके। सो यहाँ पे तुम सरकमफेरेंस निकाल दो, कितनी आ रही है? 'Yes anybody? अबे यार कोई तो साथ दो यार, मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूँ। 2 पाई इंटू 6.37 एक्सपोनेंट 6, कितना आ रहा है? Sir, very big number, sir. 4.0 एक्सपोनेंट 7। यस, ओके। सो दिस इज 4.0 times 10 to the power 7. परफेक्ट, परफेक्ट भाई। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया, अर्थ का सर्कमफेरेंस आ गया, ये सब चीज़ आ गई। अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगी? 4 एक्सपोनेंट 7, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम तुम्हारे पास है 84600, सही है, 84600, सही है। सो स्पीड कितनी आ रही है? ओके, सो आई एम गेटिंग द स्पीड वैल्यू एज 473.09, ओके। सो तुम्हारे पास आ जाएगी, एंड ये है मीटर्स पर सेकेंड, ओके। सो बेसिकली दिस इज द स्पीड विद विच अर्थ इज बेसिकली स्पिनिंग, राइट। बट कोई मुझे बता सकता है कि तुम इस स्पीड को फील क्यों नहीं कर सकते हो? बहुत लेस है। क्या है बहुत? कम है बहुत। अबे क्यों बे, मतलब इतनी हमें ज्यादा है बे, क्या चाह रहा है? पुल ऑफ ग्रेविटेशन। फुल ऑफ ग्रेविटी? नो। पुल फ्रॉम ग्रेविटी। नो, बट लाइक फील तो होना चाहिए था, नहीं? और कोई अच्छा बताओ। हमारा मास से कोई। मास से? नहीं, मास से कोई रिलेशन ऐसे नहीं। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ओके, है। मैंने आंसर लिखा हुआ है, यहीं पे दिखना चाहिए तुम्हें। दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? Constant spin motion. अरे, हैवी हो गया भाई ने, दिल की बात छीन ली है तो। टाइट, वेरी गुड। सो बेसिकली जब कोई भी चीज, कोई भी मोशन कांस्टेंट स्पीड से होता है तो तुम उसको फील नहीं कर पाते हो, राइट। तुमने तुमने अक्सर, तुम लोग बच्चे जहाज में बैठे होगे, एयरप्लेन में, राइट। जब वो कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई कर रहा होता है, मे बी जो मिड एयर में होता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम जो है ना तुम मूव कर रहे हो, राइट। तुम्हें तुम्हें फील होता है कि तुम जस्ट स्टेशनरी हो, राइट। लेकिन अगर वो टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंड कर रहा होता है या टर्न ले रहा होता है, देन यू फील द सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, राइट, कि तुम टिल्ट हो रहे होगे, तुम अगर जो जहाज बहुत तेजी से आगे जा रहे होगा, तुम पीछे जा रहे होगे, इनर्शिया कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ द इनर्शिया, राइट। सो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बेसिकली तब होती हैं व्हेन यू हैव द वेरिएशन इन द स्पीड, राइट। सो अगर स्पीड वेरी होगी तो फिर तुम इन सब चीज़ों को फील कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट गोइंग टू फील एनीथिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, अगर तो वो कॉन्स्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, राइट। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट फील एनीथिंग, राइट। हमें मोशन नहीं पता चलता। अगर 0.0001 की भी एक्सेलरेशन हो गई ना भाई, तो वो हम सब खत्म हो जाएंगे, ओके। बिकॉज वी आर नॉट capable of feeling the effect of the acceleration, right?
क्योंकि अगर अगर एक्सेलरेट हुआ, स्पिन स्पिन करते हुए जो है ना अर्थ एक्सेलरेट हो गई, राइट, सो वी इवेंचुअली स्टार्ट फ्लाइंग ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, राइट। सो जैसे जैसे तुमने देखा होगा कि तुम जो है ना किसी गोल सी चीज पे कोई ऑब्जेक्ट रखो और उसको गोल घुमा दो, राइट। सो और जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो चिपका हुआ नहीं होगा तो वो फ्लाई ऑफ कर जाता है, राइट। सो दिस इज वाई सो अर्थ इज नॉट एक्सेलरेटिंग, बिकॉज अगर वो एक्सेलरेट करेगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, तुम निकल जाओगे घर से बाहर, सही है। सो ये प्रॉब्लम है, खैर। सो कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट स्पीड की वजह से जो है वो कैन नॉट फील एनीथिंग, ओके। सो ड्यू टू कांस्टेंट मोशन, सही है, ये कांस्टेंट मोशन, ये कांस्टेंट स्पीड, सही है, वी कैन नॉट feel the gravity, we cannot feel the motion, ओके। ये बात हो गई। अच्छा जी। अब आखिरी बात करते हैं, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे, सही है। हमने, अच्छा, ये जो टिल्ट है अर्थ का, कि भाई अर्थ टिल्ट हुई हुई है, ये बेसिकली हमें एक बहुत अहम चीज़ का फायदा दे रहा होता है, सही है। और वो जो है वो सीजनल चेंज हमारे हमें लेके आ रहा होता है, राइट। यानी द टिल्ट ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स द सीजनल चेंज, ओके। ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। जो सीजन चेंज हो रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम इस तरह से बनाया है कि तुम्हारे पास जो चांद है और तुम्हारे पास जो सूरज है और तुम्हारे पास जो दुनिया है, वो इस तरह से जो है मूव कर रहे हैं कि सूरज की तपिश से और चांद की रोशनी से जो 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 हमारी फसलें होती हैं, जो हमारी, अब कह लो कि क्या कहते हैं इंग्लिश में, पता नहीं क्या कहते हैं, जाने। सो वो पैदा होती हैं, राइट। लाइक एवरीथिंग ग्रोस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मून एंड द सनलाइट एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन, राइट। तो वो ग्रो कर रही होती हैं, एवरीथिंग, राइट, प्लांट्स एंड द अदर स्टफ, राइट। तो और ये जो सीजनल चेंज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ alongside with the rotation of the earth around the sun, right। तो ये हमारे पास जो है ना इसका कॉन्सेप्ट है, खैर। ओके। तो ये हमारे पास हो गया, आखिरी बात हमने कर ली, सही है। सो द टिल्ट, द टिल्ट of the earth brings the seasonal changes, okay। सो तुम्हारे पास जो है समर विंटर ऑटम स्प्रिंग, जो सारे चेंज हो रहे होते हैं, सही, सर्दी गर्मी खिज़ा बहार, तो वो बेसिकली जो है ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, राइट। सो अब इसको चूंकि समझने के लिए यानी सीजनल चेंज को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा जो रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन है उस पे जाना पड़ेगा, सही है। तो और फिर उसके बाद जो है वो हम सीजनल इफेक्ट को समझ पाएंगे, सही है। सो यहाँ तक आज की क्लास रखते हैं, सही है। और कल की क्लास में हम रोटेशन ऑफ द अर्थ को पूरा करेंगे एंड उसके बाद हम सोलर सिस्टम के अंदर चले जाएंगे। सोलर सिस्टम में बहुत लंबी नहीं करनी है, सोलर सिस्टम के बाद जो है ना वो हमें स्टार्स गैलेक्सीज वगैरह हमने देखनी है, स्टार्स वगैरह हमने देखने हैं, सही। स्टार की इंटरस्टेलर एवोल्यूशन यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, सोलर सिस्टम यूनिवर्स। ये यहाँ पे जो है ना एक चीज़ तुम और भी ऐड कर सकते हो, दैट इज द इंटरस्टेलर स्टेलर एवोल्यूशन, okay, कि how the star bonds and how they grow up and how they dies, okay। तो ये पूरी कहानी हमने देखनी है, सो ये चीज़ें हमने करनी है, सही है। सो वी आर एक्चुअली ऑन द अर्थ, जो कि हमारा तकरीबन एंड होने वाला है। सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बट उसके बाद जो है वो हमारे पास है। ब्रो वो इसी के अंदर है ना, यूनिवर्स के अंदर आएगा ना, यूनिवर्स के अंदर, जहाँ अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, अभी हम यहाँ पे हैं बेसिकली, सही है। अर्थ हमारा कल एंड हो जाएगा और कल हम सोलर सिस्टम भी एंड कर लेंगे, तो फिर यूनिवर्स पे आएंगे, राइट।
सही, यूनिवर्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास हबल्स कांस्टेंट आएगा, बल्कि यूनिवर्स में नहीं, मोशन के अंदर हमारे पास हबल्स कांस्टेंट आएगा। यूनिवर्स के अंदर आप कह लो या मोशन के अंदर कह लो, कि जो जहाँ पे सारी चीज़ें मूव हो रही होती है, राइट। हबल्स कांस्टेंट, बिग बैंग थ्योरी, सही, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ रही होंगी। एंड देन इंटरस्टेलर एवोल्यूशन, वो शायद हम इससे पहले कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, सही है। तो ये हमारे पास है, हमने यहाँ तक की चीज़ें कर ली हैं अभी। चलो, चलिए बस अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह कल फिर आपको तंग करेंगे, सही है। और कल कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा पढ़ के जल्दी जल्दी कर ले, सही। थोड़ी सी थ्योरी है बस इसके अंदर, जो है ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं आती है, इस वजह से मैं थ्योरी है चुके, तो इसलिए मैं ना थोड़ा थोड़ा चीज़ें लिख रहा हूँ, सही। और ये है ताकि जो है ना जब एंड में चैप्टर खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें नोट्स इसके दे दूंगा, तो तुम जो है ना उसको अगर एक दफ़ा गो थ्रू कर लोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कभी डिफिकल्टी नहीं होगी, सही हो गया। तो क्योंकि सारी चीज़ें एग्जैक्टली इसी तरह से आएंगी, मे बी वैल्यू चेंज होगी या थोड़ा बहुत नाम वगैरह चेंज होगा, राइट। अर्थ के बजाय वो कोई और चीज़ दे देंगे, राइट, बट द रेस्ट ऑफ द थिंग और द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, राइट। तो ये है, चले, चले जी बस आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।